हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। और अब तक पिछली क्लास में हमने समझा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये किन फील्ड्स में या किन जगहों पर इन्हें ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, साथ ही किस तरह की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। हमने इन चीज़ों को अब तक पढ़ा है। अब उसके आगे हम ये देखेंगे कि इन तीन सेक्टर्स को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। मतलब जो तीनों सेक्टर हैं उनको कंपेयर करने के बाद हम क्या पता लगा सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। उसमें से आपको पता था कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी का सीधा सा मतलब है जो भी रॉ मटेरियल हमको नेचर से मिलता है। सेकेंडरी में उसी को हम कन्वर्ट करते हैं और टर्शियरी में उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। यही हमारा तीनों सेक्टर का कोर है। अब हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं कि इन तीनों के कंपैरिजन में क्या निकल के आएगा, ये हमें देखना होगा। साथ ही जीडीपी क्या होता है, कैसे हम इन सब को एक साथ मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इकोनॉमिक के कोर टॉपिक्स हैं। आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, इन सारी टर्मिनोलॉजी से आपको बार बार रूबरू होना पड़ेगा। आप अभी नाइन्थ क्लास में से, चाहे 10th हो, फिर 11th हो, फिर 12th हो, फिर आगे आपका चाहे आप कॉमर्स जाएं कहीं, मतलब इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो ये जो 9th 10th की बेसिक्स आप पढ़ रहे हैं ये आपको वहाँ पर मिलेगी और इसका कोरिलेशन आगे तक है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम अपने फाउंडेशन को मजबूत कर लें जिससे आगे हमको किसी तरह का इशू ना हो। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, जितना भी प्रोडक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में होता है उनको अगर मिला दिया जाए तो देश में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। सोचिए, आप अपने घर से जब निकलते हैं और दुकान में जाते हैं, अगर आप बैठ के वहाँ पर कैंपा पिएं या पेप्सी पिएं या आप वहाँ से बिस्किट्स खरीदें या आप डेली राशन का सामान लें, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं वो सब का सब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज से ही आप तक आ रहा है। आजकल ई कॉमर्स कंपनीज का जो बोलबाला है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे आपको खाना मंगाना हो तो आप किसी कंपनी को कॉल लगा देते हैं या आप उसमें ऑर्डर कर देते हैं। मतलब अब आजकल होम डिलीवरी फैसिलिटीज हो गई। आपको अगर अपने लिए कुछ ग्रोसरी मंगाना हो तो आप ऐप में बुकिंग कर देते हैं, सर्विस आपको डोर स्टेप पे मिल जाती है। आपको किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोडक्ट चाहिए तो आप बुक कर देते हैं। अब जो अभी बी सिटीज़ हैं वहाँ पर अभी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ तक ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं। और सिचुएशन ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी सर्विस चाहिए जो वो, चाहे आपके किसी प्रोडक्ट्स की रिपेयरिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो हर चीज़ की रिपेयरिंग तक के लिए अब लोग घर आते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप दिन भर में इन्हीं तीन एक्टिविटीज़ के बीच में इधर उधर घूम रहे हैं। तो हर एक चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। आपके थाली में पहुंचने वाले खाने से लेकर के आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो कैसे इन एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जब कहा जा रहा है कि इन तीनों एक्टिविटीज को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो उनकी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये ठीक ऐसा है, प्राइमरी को जोड़ दिया, सेकेंडरी को जोड़ दिया और टर्शियरी को जोड़ दिया, तब जाके जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो ज़्यादा होगा। इस पर ये निर्भर है, इस पर ये निर्भर है, ये भी इस पे डायरेक्ट निर्भर है। तो ये जो अंतर निर्भरता है एक दूसरे पर ये पूरी तरह से बनी रहती है। साथ ही जब आप देखें कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज
गुड्स से आप सीधी भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए, हिंदी में लेमैन लैंग्वेज में, कि जब भी गुड्स कह रहा है आप सामान समझ लीजिए, और जब भी सर्विसेज कह रहा है तो उस सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना, उस सामान की रिपेयरिंग करना, उसको बना के देना, उसको रिप्लेस करना, वो सब कुछ सर्विसेज में आ गया। तो उसी को मिला के आप गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हुई, साथ ही कितने लोग इस सेक्टर में लगे हुए हैं। अगेन अगर आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कितने लोग लगे हुए हैं। भाई आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको परफॉर्म करने या उनको एक जगह से दूसरी जगह लाने, ले जाने, बनाने, सारे काम किसके हैं? ह्यूमंस के, लेबर के, ह्यूमन लेबर के। तो अब जितना भी है तो इसका मतलब कितने लोग इसमें इंगेज हैं। आपके पिताजी जो नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में भी किसी न किसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में ही चीजें आएंगी। साथ ही इनमें से किसी भी इकोनॉमी में, अब ध्यान रखिए, किसी भी इकोनॉमी से मतलब है हर देश की इकोनॉमी अलग है। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि हम लघु से वृहत की ओर जाते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स जब भी समझना हो तो पहले अपने घर की इकोनॉमिक्स समझिए, फिर आप अपने आसपास की इकोनॉमिक्स समझने लगेंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो उस हिसाब से जो मान लीजिए आपने अपने घर को अच्छे से स्टडी किया, उस हिसाब से आप अपने आसपास सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। आपका घर है, उसकी अपनी एक इकोनॉमी है, उसकी इनकम है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर है, उसकी सेविंग्स है। तो ठीक इसी तरह आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, सबकी इनकम अलग है, सबका सेक्टर अलग है, सबका एक्सपेंडिचर अलग है, सबकी सेविंग्स अलग है। तो इसी तरह जैसे आप अलग अलग लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे कंपेयर कर लेते हैं, उसी तरह जब बात की जाएगी इकोनॉमी की, तो हर देश की इकोनॉमी की अलग से गणना की जाएगी। ठीक है, इसीलिए कह रहा है इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट व्हाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। तो जब भी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्शियरी की, इन तीनों एक्टिविटीज में से हर कंट्री का जो रेशियो है वो अलग अलग आएगा। अब मान लीजिए किसी जगह पे ये 70% है, ये 20% है, ये 10% है। किसी जगह पे ऐसा होगा कि ये 30% है, ये 60% है, ये 10% है। या किसी कंट्री में और आप आगे चले जाएंगे तो इस सिचुएशन को आप कर लीजिए कि ये आपका 20% है, उसके बाद ये आपका 40% है, और उसके बाद ये भी आपका 40% है। तो हालांकि एक दूसरे से जो साइज है वो रिलेटिवली डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? किसी जगह की टोपोग्राफी अलग है, कहीं पर आपकी जो है खेती ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर जो ज़्यादा बड़ी आपकी क्या है, जो आपका लेबर पार्टिसिपेशन है, जो आपकी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। किसी जगह पर खेत की मतलब खेती की स्थिति नहीं है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं, वो बाहर से कुछ मंगाते हैं और उसे मैन्युफैक्चर करते हैं और किसी दूसरे देश को बेच देते हैं। तो अब जब ऐसे में है तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी में आ जाएंगे। तो हर देश की इकोनॉमी के हिसाब से हर किसी की सिचुएशन अलग है और हर सेक्टर का जो योगदान है वो पूरी तरह से अलग है। साथ ही जब भी आप बात करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का मतलब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज देखना होता है। क्या देखना होता है? पॉपुलेशन का रेशियो जो इन्वॉल्व है और जितना उसका आउटपुट है या जितना उसका प्रोडक्शन है। ठीक, अब बात ये होती है कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन उस सेक्टर में उसका आउटपुट कम है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप कहते हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में, लेकिन टोटल जीडीपी में उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो केवल 30% है, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी का है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? पॉपुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन जब बात आउटपुट की है तो आउटपुट कम है।
तो ये समझना होता है। इसीलिए जब डोमिनेंट करने की बात हम करते हैं कि कौन सा सेक्टर डोमिनेंट है, तो उसमें हमारा मेन फोकस होता है कि किसका जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा लगी है, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो लेकिन वो प्रोडक्टिविटी देने में सक्षम ना हो, या फिर उस सेक्टर से उतनी प्रोडक्टिविटी की पॉसिबिलिटी ही ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको देखना होगा कि कौन सा, किसी भी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर है जो डोमिनेंट है, उसके मतलब इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन किसका प्रोडक्शन ज्यादा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा योगदान दे रहा है। साथ ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कौन ज्यादा दे रहा है। मान लीजिए एक खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो टोटल उतनी नहीं निकल पा रही है। और दूसरा खेत है, सिमिलर साइज है, मान लीजिए 2 खेत आप इमेजिन कर रहे हैं, एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक आदमी काम कर रहा है। अब बात यह है कि दोनों का जो आउटपुट है वो इज इक्वल टू आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, आप कहेंगे दोनों का आउटपुट इक्वल कैसे आ रहा है। वो इसलिए आ पा रहा है क्योंकि यहाँ 5 लोग हैं और जो ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे हैं, ये आदमी अकेले है, ये जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं ये उनका यूटिलाइज कर रहा है। तो अगेन जब सवाल आएगा कि यहाँ पर आउटपुट इक्वल है लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जब बात आएगी तो यहाँ पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो जब ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो अल्टीमेटली इनका पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। भाई अगर मान लीजिए यहाँ आपको 100 रुपए मिल रहा है, ठीक, और यहाँ भी आपको 100 रुपए मिल रहा है, दोनों जगह आपको 100-100 रुपए मिल रहा है। अब जब यहाँ पे 100 रुपए एक व्यक्ति अपनी जेब में रखेगा और यहाँ पर आएगा कितना, 20 रुपीज ईच को आएगा। भाई दोनों तरफ प्रोडक्शन सेम था, आउटपुट इक्विवेलेंट आया। अब ये फर्क क्या हुआ, इनपुट ज्यादा लगा इनपुट कम लगा, लेकिन आउटपुट सेम आया। तो आउटपुट यहाँ पर जितने लोग लगे थे उससे डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं दिक्कत हो तो सवाल पूछ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आउटपुट आपका सेम है, लेकिन आउटपुट सेम होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका इनपुट ज्यादा था। तो अब जो आपका डिवाइडेशन आएगा इनपुट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर चीजें डिवाइड हो जाएंगी। तो ये वाली सिचुएशन कंट्री के लेवल पर भी है। साथ ही आपको ये देखना होगा एम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी जिसकी बात मैंने की, जो एग्जांपल आपको समझाया, साथ में जो अदर सेक्टर हैं, कौन सा सेक्टर है जिसका स्मॉल साइज है, मतलब जिसका साइज स्मॉल है और दूसरे का साइज क्या है। मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडी आपको ये देखना होगा कि तीनों सेक्टर में से किसका साइज कम या ज्यादा है। ठीक है, तो ये है कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स। अब बात आती है कि हम वेरियस गुड एंड प्रोडक्ट्स को कैसे काउंट करेंगे और साथ में हम टोटल प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर का कैसे जान पाएंगे। भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज बोल दी। अब इतनी बड़ी छोटी सी सुई से लेकर के आपके घर में खड़ी बड़ी सी गाड़ी तक या आपका घर या आपका विद्यालय, हर चीज कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के दायरे में है। तो जो इतनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज को टोटल में कैलकुलेट करके हम कैसे देखें। अब सवाल है कि हमें क्यों देखना है। एज अ नेशन अगर हमें ग्रोथ करना है, हमने हमारे अपने कुछ इकोनॉमिक गोल्स हैं जो हमें अचीव करना है। जैसे अभी मैंने क्या कहा था, एक घर का और एक देश का कंपैरिजन आप सेम रखिए। तो जब आप एक घर की बात करते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं ना कि हमारी इनकम अभी 30,000 है, हम क्या करें कि अगले नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारी इनकम कितनी हो जाए, 3 लाख हो जाए, है ना। तो हम ये कोशिश करते हैं। हम और क्या करें कि 10 साल बाद ये आपकी 30 लाख हो जाए। हम और आगे क्या करें कि 20 साल बाद ये और बढ़ जाए। तो हम एक जो लगातार एक कैलकुलेशन करते रहते हैं ना कि कुछ समय बाद इतना बढ़ जाए इतना बढ़ जाए। तो बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, क्योंकि हमारे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं,
हमारी चीजें बढ़ रही हैं तो हम उससे कैसे निकलेंगे और उस सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे। तो एक नेशन के टर्म्स में जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का सिर्फ यही मतलब है कि हम एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएं। जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन सही हो। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। तो जब प्रति व्यक्ति आय की बात आप करते हैं तो एक अमाउंट निकाला जाता है। तो जो अमाउंट निकाला जाता है जरूरी नहीं है कि उतनी ही इनकम सबकी है, लेकिन एक टोटल इनकम निकाल लेने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारी इनकम कितनी है और कितना बढ़ाने की जरूरत है। ठीक उसी तरह इसको पढ़ने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब हम ये प्रॉपर समझ पाएंगे कि हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ ईयर, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो टोटल रेशियो है वो बढ़ा सकते हैं। अगेन वही बात, with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस ऐसा तो है नहीं कि ये इतनी जगह खेती हुई, इतनी जगह ये हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इतनी जगह सर्विसेज हुई, तीनों को जोड़ लीजिए। सुबह से रात तक देश की जितनी भी करोड़ जनसंख्या है उसमें से आश्रित जनसंख्या हटा दीजिए, बच्चों की और वृद्धों की, तो उसको टोटल मिला लेने के बाद ये सिचुएशन आपकी आती है कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। और ये टास्क अपने में बहुत इनॉर्मस है। कैसे हम जोड़ेंगे अपनी कार से लेके, कंप्यूटर से लेके, नेल्स से लेके और फर्नीचर तक, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे कैलकुलेट करें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को समझ पाएं। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेशन दिया, कहा कि वैल्यूज, अब यहां ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। तो इन्होंने कहा कि एक एक चीज को काउंट करने की बजाय गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू निकल के आ रही है उस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए कि आपने 10,000 केजी जो वीट है उसको बेचा कितने पे, 20 रुपीज पर केजी पे, तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आई, 2 लाख। भाई ये क्या कह रहा है, 10,000 केजी आपके पास वीट था और 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपने बेच दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये कैलकुलेशन ये यहाँ पर बता रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। ठीक उसी तरह 5,000 कोकोनट्स हैं जो 15 रुपीज पर कोकोनट के हिसाब से बेचे गए, कितना हुआ टोटल 75,000। तो ये कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को मत जोड़ो। अगर एक एक गुड्स को देखने लगोगे, अब एक एक नारियल को कैलकुलेट करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। इकोनॉमिस्ट ने इस प्रॉब्लम से निकलने का सजेशन क्या दिया, कहा कि हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस की हमने वैल्यू निकाल ली। जैसे 10,000 किलो अगर आपके पास वीट है, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपने बेचा 2 लाख, तो यहाँ की वैल्यू आपकी 2 लाख आ गई वीट की, और यहाँ पर आपने 5,000 कोकोनट को 15 रुपीज पर कोकोनट में बेचा, तो आपका 75,000 वैल्यू आ गई। ठीक इसी तरह ये कह रहा है कि आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं तीनों सेक्टर में उनको आप कैलकुलेट कर लो। मतलब ये कह रहा है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी को टोटल करके आप टोटल इनकी तीनों की वैल्यू निकाल लो और उसके हिसाब से आप आगे अपना कंपैरिजन कर लो। साथ ही आपको ये करते समय एक तरह का प्रिकॉशन लेना होगा। क्या कह रहा है कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालोगे तो आपको इसके लिए प्रिकॉशन लेना होगा। लेकिन ये किस तरह के प्रिकॉशन की बात कर रहा है, आखिर जब इसने बता दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वैल्यूज निकाल लो, काम खत्म। लेकिन वैल्यू निकालने में क्या प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि जब भी जो भी आपके गुड्स और सर्विस हैं जो कि प्रोड्यूस हुए
और जो कि बेचे गए उनको नहीं कैलकुलेट करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करना है। अभी क्या बात हुई थी कि गुड्स एंड सर्विस जहां पर वैल्यू आएगी उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बार बार एक चीज को, मतलब एक ही चीज को अगर आपने कई जगह कैलकुलेट कर लिया तो फिर क्या होगा। तो इससे बचने के लिए इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया कि आप एक काम करिए कि सारी गुड्स और सर्विस को मत करिए, आप केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कैलकुलेट करने का काम कीजिए। तो अब बात ये आती है कि अब तक ये था कि गुड्स एंड सर्विस कैसे कैलकुलेट करें, तो ये हुआ कि उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब वैल्यू निकालने में बात आई कि अगर हम कई बार वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो उससे बचने के लिए ये तय किया गया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आप निकालें। अब लेकिन इसमें भी एक समस्या आ रही है, तो क्या आ रही है हम ये देखते हैं। मान लीजिए किसी एक किसान ने, ठीक है, वीट को बेचा, किसको, फ्लोर मिल को 20 रुपीज पर केजी में, ठीक है। अब उसके बाद जो मिल है, जहां पे फ्लोर मिल को, जहां किसान ने 20 रुपीज पर केजी में अपना वीट बेचा, अब वो क्या कर रही है कंपनी, उस वीट को ग्राइंड करके उसको एक बिस्किट में कन्वर्ट करके, मतलब ₹25 पर केजी में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब जो बिस्किट कंपनी थी भाई, अब तक ये फ्लोर मिल के पास था, फ्लोर मिल से बिस्किट कंपनी के पास आ गया ₹25 पर केजी से। अब ये कह रहा है कि बिस्किट कंपनी ने इसमें क्या मिलाया, शुगर ऑयल मिलाया 4 पैकेट बिस्किट बनाने के लिए, और इस बिस्किट को मार्केट में बेचा इसने कितने में, 80 रुपीज, ₹20 पर पैकेट। तो ऐसे में क्या होगा, बिस्किट जो है फाइनल गुड माना जाएगा, जो कि कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है। तो यहाँ दो चीज आप थोड़ा समझिए, एक व्यवहारिक जीवन के हिसाब से भी क्या समझने लायक है, वो ये समझने लायक है कि एक ही चीज, उसकी कीमत बढ़ जाती है जब आप उसमें किसी चीज को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपको पढ़ाया किस लिए जा रहा है, आपको शिक्षा किस लिए दी जा रही है, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जब चीजों को ऐड ऑन कर लेंगे तो आपकी अपनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जब आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, अच्छी जॉब है, तब आपकी सोसाइटी में अपने आप वैल्यू होगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें या ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें। दोनों सिमिलर है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इकोनॉमी है। अगर आपको अपनी इकोनॉमी को डील करना नहीं आता, इकोनॉमी को हैंडल करना नहीं आता, तो फिर आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब आप ये भी एक चीज देखिए, पहले क्या बोला उसने, 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से एक किसान ने अपना गेहूं बेच दिया। अब गेहूं जाता है आटा चक्की के पास, वो उसको 25 रुपए में बेच देते हैं, ठीक। और बाद में वही क्वांटिटी जब एक बिस्किट कंपनी के पास जाती है तो वो अपना शुगर, ऑयल और बाकी चीजों को एड ऑन करके इसी को 80 रुपीज में बेच देती है, मतलब 4 पैकेट का बिस्किट बना के। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि ये फर्क है जब आप रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके किसी चीज को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचते हैं। आटा वही है, ठीक है, लेकिन उस आटे की कीमत कैसे बढ़ गई, पहले वो चक्की गया, चक्की में जब वो गया तो 5 रुपीज एड ऑन हो गया, और फिर वो वहां से बिस्किट कंपनी में गया, और जो किसान ने 20 रुपीज में पूरा बेचा था 1 केजी, वो सीधे आपका यहाँ पर आ गया 80 रुपीज में। तो ये जो बीच के मार्जिन है, वो मार्जिन किसके पास जाएंगे, इनकी पॉकेट में जाएंगे। इसीलिए अगर हम हर लेयर पे कैलकुलेट करेंगे तो हम कभी भी कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या निकाला, इकोनॉमिस्ट ने क्या सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि आप फाइनल गुड को कैलकुलेट कीजिए। फाइनल गुड क्या है, ये मान लीजिए आपका 80 रुपीज है, और ये जो आपके 4 पैकेट जो आपके बिस्किट बने, ये आपका फाइनल गुड में कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। वही चीज अगर आप आलू के कंटेक्स्ट में कर लें
कि जो चीज़ 10 रुपए किलो आपको मिलती है, लेकिन वही जब आप चिप्स लेने जाते हैं 5 रुपए के चिप्स में हवा भर के आपको दे देता है। जब आप चिप्स फाड़ेंगे तो उसमें मुश्किल से 5 पीस होगा। तो अगर आपने पता चला 1 केजी आलू आपने कितने में दिया था, 10 रुपए केजी में किसान ने बेच दिया था अपने पास से, और जब तक वो फैक्ट्री तक पहुंचा, कंपनी वालों ने पैकेट लगाया, चीजें लगाई, जैसे भी किया, उन्होंने इसी 1 केजी आलू से क्या कर लिया, सीधे सीधे 10 पैकेट बना लिया। 10 पैकेट में हर पैकेट 5 रुपए का है, तो हर पैकेट के हिसाब से 50 रुपीज हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो एक किसान ने 10 रुपए का आलू बेचा था, मतलब 10 रुपए उसकी जेब में आए थे 1 केजी के, बड़ी कंपनी ने ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, ड्यू टू देयर ओन नॉलेज, ड्यू टू देयर ओन स्किल्स, ड्यू टू देयर टेक्निक्स, उन्होंने इसको क्या किया, उसी 1 किलो आलू को वो 50 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस 50 रुपए में उनका मार्जिन कॉस्ट 15 रुपए होगा, मतलब 15 रुपए उनकी लागत होगी, और कितना भी होगा तो उनको, मान लीजिए आप इसे और कर लीजिए तो 35 रुपए, मतलब 35 रुपए उनकी जेब में आ रहा है। अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, खैर अभी हम इधर नहीं जा रहे। तो टोटल मिला के आपको फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर नहीं करेंगे ना 1 केजी को, ना 10 रुपए को, आप टोटल यहाँ कैलकुलेट करेंगे 50 रुपीज को, सीधे सीधे आप 50 रुपीज को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये आपके फाइनल गुड्स में आएगा। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल से समझा दिया, फिर चाहे वो गेहूं हो, फिर चाहे वो आलू हो। तो यहाँ की सिचुएशन देख के समझ जाइए कि आपकी कीमत तभी बढ़ती है जब आप किसी चीज को अपने में एड ऑन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। भाई ये तो बात हो गई कि आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करिए, लेकिन हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही क्यों कैलकुलेट करें, क्यों काउंट करें, क्या रीजन है। तो ये कह रहा है, इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जो भी चीज किसी प्रोसेस में है या कन्वर्जन के प्रोसेस में है अभी, तो उसको आप इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। जैसे गेहूं है, गेहूं से वो फिर आटा बन रहा है, आटे से फिर वो जाके बिस्किट बन रहा है, तो जो आटा है वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, इसीलिए हम उसे कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम फाइनल गुड्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो भी हैं वो फाइनली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैलकुलेट करने में, उनको ऐड करने में मदद करते हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good। ये भी बात सही है कि जब आप फाइनल गुड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी हैं तो उनका जो कॉस्ट है वो उसमें शामिल है। भाई अगर आपने अभी देखा था कि 20 रुपए में गेहूं खरीदा, ठीक है, किसान से गेहूं खरीदा गया, फिर वही 25 रुपए में आटा चक्की से निकलते समय वो जो 20 रुपीज कॉस्ट है वो उसमें इनबिल्ट है, वो जो 25 रुपीज कॉस्ट है वो इनबिल्ट है जो व्हीट फ्लोर तक गया। फिर उसके बाद जब बिस्किट कंपनी ने जब उसे 80 रुपीज में मार्केट में उतारा तो वो अल्टीमेटली वो सारे जो कॉस्ट हैं उसमें कैलकुलेट हो चुके हैं। इसीलिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो पहले ही इस प्रोसेस में बनाते समय फाइनल गुड में कैलकुलेट हो चुके हैं या वो काउंट हो चुके हैं। तो इसीलिए जब आप कह रहे हैं कि जो 80 रुपए का बिस्किट है जो कि फाइनल गुड है उसमें ऑलरेडी वैल्यू शामिल है फ्लोर की जो कि 25 रुपीज है, साथ ही जो भी अदर इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को, मतलब जो वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द value of the same things as number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuits। अगेन वही बात आ रही है कि जब अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट में आपने कई बार कैलकुलेशन कर लिया,
तो आपने एक बार वीट के तौर पे कैलकुलेट किया, एक बार फ्लोर के तौर पे किया, एक बार बिस्किट के तौर पे किया। तो आपने एक ही चीज को कई बार कैलकुलेट कर लिया। तो इसलिए आपको क्या करना है, फाइनल गुड्स पे फोकस करना है। ये जो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, चाहे वो वीट हो, फिर फ्लोर हो, फिर फाइनली बिस्किट बनना हो, तो आप कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इससे आप एक ही चीज को कई बार ऐड कर लेंगे। साथ में द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर। ठीक है, मतलब जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया ईच सेक्टर में, ईच का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों में आपने जो जो टोटल प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज को एक साल के अंदर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो उसको वो हमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर बताता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक सेक्टर में एक साल के अंदर जितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किया उसको हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर दैट ईयर। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में जो भी आपने एक साल के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, वो सबका सब उस सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर कहा जाएगा। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्शन है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो क्या कहा जाएगा आपका, वो कहा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उम्मीद है ये बात आपको सही से समझ में आ रही होगी। तो उसे हम जीडीपी कहेंगे। तो उसको हम ऐसे समझें कि वो कह रहा है कि एक साल में, इन अ ईयर, क्या कह रहा है, इन अ ईयर, एक साल के अंदर अगर जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, एक साल के अंदर प्राइमरी सेक्टर में जो भी आपका प्रोडक्शन है, मान लीजिए 1 + 1 है इज इक्वल टू 3, तो वो आपका क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन इन अ सेक्टर ऑफ द ईयर होगा। ठीक है, एक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आपने टोटल प्रोडक्शन कितना किया एक साल में, तो ये आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर बता रहा है, एक साल के अंदर की बात कर रहा है। लेकिन फिर जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी का मतलब है कि तीनों सेक्टर में होने वाला प्रोडक्शन। ठीक, हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया है एक, तो ये क्या एग्जाम्पल हमने बना दिया, हमने ये एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आपका एक साल में जो एक सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर बोलते हैं इन अ ईयर। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने प्राइमरी सेक्टर में 1 + 1 किया, तो मतलब टोटल आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा आप आए सेकेंडरी में, सेकेंडरी में आपने 5 कर दिया, हमने एक यूनिट लिया, इसका एक इमेजिनरी यूनिट है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, और टोटल हमने मिला के 5 कर दिया। तो जब हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में जब एक सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ था हमने उसे कैलकुलेट किया, दूसरे सेक्टर में जो प्रोडक्शन हुआ था उसे कैलकुलेट किया, तीसरे सेक्टर में जो प्रोडक्शन था उसको कैलकुलेट किया, फिर इन तीनों को सम अप कर दिया, तो क्या हुआ, ये हमारे पास टोटल आ गया। तो जीडीपी क्या होता है, उम्मीद है इस एग्जाम्पल के बाद आप नहीं भूलना चाहिए आपको, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब सिंपल सा यही है, इन अ पर्टिकुलर ईयर जो भी तीनों सेक्टर्स का आपका टोटल प्रोडक्शन था वो कैलकुलेट कर लिया जाता है जब, तो वो जीडीपी में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ
country. It is the value of final goods and services produced within a country. जब ये कंट्री बोल रहा है तो इसका मतलब है ये आपकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात कर रहा है, ये आपकी राजनीतिक सीमाओं की बात कर रहा है। तो इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर ही, कंट्री के बाहर वाला कैलकुलेट नहीं होगा। और इससे पता चलता है कि एक इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। इंडिया में सबसे बड़ा टास्क है जीडीपी को कैलकुलेट करने में या मेजर करने में, क्योंकि देश बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल, इन टर्म्स ऑफ एरिया, और यहाँ पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो ये काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज करती हैं। साथ ही ये डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को के साथ मिलके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ा है? गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट्स द जीडीपी। तो जीडीपी को कैलकुलेट करना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। पहले स्वाभाविक सी बात है कि इसमें प्रशासन मिलके राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करेगी, और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सब एक साथ मिलके जब काम करेगी तब सारा डेटा कलेक्ट होता है। यही रीजन है कि लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए मरते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक तरह की संरचना है जो एक साथ काम करती है देश को चलाने के लिए और देश के महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए। साथ ही जब आप बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह के हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो भी हैं या जो भी इनिशियल स्टेज के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में है, वहां पर प्राइमरी सेक्टर हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का एस्पेक्ट होगा। स्वाभाविक सी बात है, वो कोई भी देश हो वहां पर खेती ही सबसे अहम चीज होती है, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। जब आपके पास कुछ बेचने को होगा तब तो आप बेचने के लिए उसके लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन अगर बेचने के लिए ही नहीं है तो आप उसका क्या करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने जंगल वंगल काट के रहना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, पहले आपने प्राइमरी एक्टिविटीज से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे आप टर्शियरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो जहां भी आपको दिखेगा जितने भी कंट्रीज हैं उनका स्टार्टिंग फेज में हमेशा जो है प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे फार्मिंग का जो तरीका है वो चेंज होता जाता है, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो प्रॉस्पेरस होता जाता है। भाई आपका पहले जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट से मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए, फिर धीरे धीरे सब्सिडीज आ गई, फिर आपकी जो फैसिलिटीज थी वो बढ़ती चली गई, फिर सॉइल को अच्छे करने के लिए डिफरेंट तरह के आपके क्या है नमूना परीक्षण आ गए कि आपने उसका सॉइल का सैंपल लेके उसे चेक कर लिया, फिर उसके लिए आपके पास अच्छे बीज आ गए, फिर आपके पास फैसिलिटीज पानी की आ गई। तो धीरे धीरे जब फैसिलिटीज बढ़ती जाएगी तो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डोमिनेंट होता जाएगा, और फिर ये पहले से ज्यादा फूड के प्रोडक्शन का काम करेगा। फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक लेवल ऑफ सैचुरेशन आएगा, जब ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ हो गई, मॉडर्न मेथड से फार्मिंग होने लग गई, मॉडर्न मेथड से सारा काम होने लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अल्टीमेटली जब मॉडर्न मेथड से सारा काम होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको लोगों की जरूरत कम पड़ने लगेगी। मान लीजिए एक खेत को पहले ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए, जोतने के लिए, पानी लगाने के लिए, बोने के लिए आपको 10 लोगों की जरूरत थी। अब आपके पास एक मशीन आ गई, तो वो मशीन जो काम पहले 10 लोग 10 दिन में करते थे वही काम मशीन एक दिन में पूरा का पूरा एक आदमी के भरोसे पूरा कर देगी।
तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर सेचुरेशन में जाएगा और लोग दूसरे सेक्टर की तरफ बाहर जाना शुरू करेंगे। Many people could now take other activities। फिर धीरे धीरे क्राफ्ट पर्सन्स बढ़ेंगे, ट्रेडर्स बढ़ेंगे, लोग फिर कुछ ना कुछ हाथ से बनाने की कोशिश करेंगे, मिट्टी के घड़े बनाना या मिट्टी से कुछ बनाना, या आपके आसपास लकड़ी है तो उससे फर्नीचर बनाना। जब आप चीज़ों को बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि मैं इसे बेचूं और मुझे अच्छा दाम मिले, तो अपने ही गाँव में बेचने से कोई फ़ायदा नहीं, आप दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप प्राइमरी से सेकेंडरी में आए थे, फिर सेकेंडरी से आप टर्शियरी में जाने लगे हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे सोर्स ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे ही आप ट्रांसपोर्टेशन ढूंढ लेंगे तो फिर आप वहां जाकर के अपना सामान बेचेंगे और एक अच्छा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप टर्शियरी सेक्टर को इवॉल्व करने लगेंगे। तो धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी हम जाने लगते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, स्वाभाविक सी बात है जब आपका गांव संपन्न होगा तो आपको खतरा होगा कि कहीं कोई आपके गांव आकर लूटपाट ना कर ले या आपसे जबरदस्ती न छीने, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी फिर आर्मी बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आप धीरे धीरे एक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करने लगेंगे। मतलब ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये हर जगह लागू होता है, ये कहीं एक जगह नहीं लागू होता। कोई भी देश है वो इसी प्रोसेस से होकर के आया होगा, ये प्रोसेस है, ये हर जगह एज इट इज ही इम्प्लाई होगा, कहीं भी आप इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो भी गुड्स हैं वो ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे प्राइमरी सेक्टर से, और ज्यादातर लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास प्राइमरी सेक्टर एक मेन सोर्स है तो लोग जब कुछ बनाने की भी सोचेंगे तो प्राइमरी सेक्टर से ही कुछ ना कुछ लेकर के उसे कन्वर्ट करने की सोचेंगे। तो ज्यादा लोग जो हैं, जो उनका एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर की तरफ ही रहेगा। लंबे समय में, लगभग 100 साल से ज्यादा, जो न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें फैक्ट्रीज आई हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन शुरू किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बार एक चीज बनाया, ठीक है, अब उसने जब कोई एक चीज बनाया, कोई भी एक प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए कि हम लेते हैं, उसने एक बार किसी लकड़ी से कोई फर्नीचर, मतलब फर्नीचर बनाने का काम किया। एक वुडन लॉग से, जो एक लट्ठा होता है लकड़ी का, वुडन लॉग से उसने कोई फर्नीचर बनाया और फिर उसने बेचा। लेकिन उसे एक फर्नीचर बनाने में एक दिन का समय लग रहा था, तो टोटल कितना हो रहा था, 30 दिन में वो 30 फर्नीचर बना पा रहा था। और बीच में भाई इंसान है तो कभी बीमार हो गए, कभी कोई दिक्कत आ गई, कोई इशू आ गया, तो वो लकड़ी से ले दे के 25 से 30 फर्नीचर बना पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि कोई एक मशीन में बना लेता हूँ जो मेरे काम को आसान कर दे। मान लो मैं हाथ से अगर लकड़ी काट रहा हूँ, मुझे समय लग रहा है, तो कोई मेरे पास मशीन हो कि सीधे लकड़ी काट दे। तो फिर उसने धीरे धीरे मशीन बनाना शुरू किया। जब मशीन्स इवॉल्व हो गई तो पता चला कि वो एक दिन में 3 चेयर बना लेने लगा। तो क्या हुआ, फिर वो एक महीने में लगभग 90 फर्नीचर बना लेने लगा, लेकिन अभी केवल मशीन थी। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि यार मैं और लोगों को रख के और प्रोडक्शन करवा सकता हूँ, क्यों ना मैं एक फैक्ट्री डाल दूँ। जब एक फैक्ट्री डाल दूंगा, कई लोग काम करेंगे, तो उनके काम करने से जो टोटल प्रोडक्शन है वो मेरे पास आएगा। तो फिर उसने क्या किया, मशीन लगा दी। मशीन लगाने में क्या हुआ, उसका एक दिन का प्रोडक्शन ही 10 हो गया, तो महीने में कितना चला गया, 300 हो गया। तो ये जो 30 से 300 का जो ट्रेवल था उसका एक महीने का, ये कैसे हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से हुआ। तो जब भी इस तरह की चीज होती है कि लोग किसी कुछ भी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो चीजें बड़ी होती जाती हैं और फिर वो एक फैक्ट्री या कंपनी में स्टेब्लिश हो जाते हैं। साथ में जो एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे होता है, और जो लोग फार्म्स में काम करते हैं वो फिर फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। जो एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो जगह हैं जहां का आउटपुट सेम है, और आउटपुट सेम होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर 5 लोग लगे थे, यहाँ पर 1 आदमी लगा था। तो क्या होगा कि धीरे धीरे फिर जो यहाँ पर है ये -4 हो जाएंगे। ये 4 लोग क्यों चले जाएंगे, क्योंकि आउटपुट सेम है लेकिन 4 लोग यहाँ पर लगे हैं। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये अल्टीमेटली उसी कंपनी में या उसी फार्म में काम करने लगेंगे।
तो ये क्या है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके आप सेकेंडरी में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आउटपुट सेम था इनपुट ज़्यादा डालने के बाद भी। फिर आप दूसरी जगह काम करेंगे, वहाँ से इनकम लेंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन होने लगता है। तो लार्ज नंबर्स में फैक्ट्रीज में फिर लोग काम करने लगते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट होने लगते हैं। साथ ही जब भी कोई चीज़ फैक्ट्री में बनेगी तो उसका मास अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, वो चीज़ मार्केट में कंज्यूम करने के लिए चीप रेट्स में अवेलेबल होगी। भाई आप अगर एक शर्ट खरीदने जाते हैं, एक अच्छे शोरूम में जाएंगे, वहाँ पे आपको 1000 का शर्ट मिलेगा। और अगर मैं कहूँ कि सेम वैसा ही उसी क्वालिटी का, खराब क्वालिटी का नहीं, उसी क्वालिटी का अच्छा सामान आप जाएंगे एक नॉर्मल शॉप में खरीदेंगे तो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। फर्क क्या आएगा इसमें कि जहां आप 1000 का ले रहे थे उसमें किसी ब्रांड का नेम था। तो जब ब्रांड नेम लोग कब पहनते हैं, जब अपनी कोई अपना अस्तित्व तो इस लायक नहीं होता कि वो खुद को खड़े होकर रिप्रेजेंट कर पाए, तो फिर वो किसी ब्रांड के पीछे भागते हैं। तो ब्रांड के पीछे जो भी लोग भाग रहे हैं उसका कोई पर्पज नहीं है। उससे बेटर ये होता है कि उसी क्वालिटी में आप बेटर चीज फाइंड आउट कर लें। तो अगेन वही चीज होती है कि लोग वहां जाना शुरू करते हैं जहां पर चीप रेट्स में प्रोडक्शन होने लगता है। आज मोबाइल का पूरा मार्केट रिप्लेस हो गया, क्यों? क्योंकि चीप रेट में वही क्वालिटी लोगों ने अवेलेबल करवा दी चाइनीज कंपनी ने। फिर धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता चला जाता है, किसमें? टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट के मामले में। अभी तक क्या था, प्राइमरी सेक्टर आपका है जो मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर था। फिर धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे नई चीज़ों का विकास कर रहे हैं, कंपनीज डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद वो सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है एक शिफ्ट कंप्लीट होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड। तो जो किसी सेक्टर का इम्पोर्टेंस है वो बदल जाता है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए थे, कहीं भी इनिशियल स्टेज में लोग प्राइमरी सेक्टर में ही होते हैं। और अब धीरे धीरे क्या है, प्राइमरी से जैसे जैसे प्रॉस्पेरस होता जा रहा है प्राइमरी सेक्टर, वो सेकेंडरी की तरफ मूव कर रहे हैं। जरूरी नहीं है प्रॉस्पेरस हो, अभाव से भी ऐसा होता है कि मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में उतने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को होल्ड करने की ताकत नहीं है, तो भी लोग सेकेंडरी में शिफ्ट होते हैं। जहां भी बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी लोग वहां शिफ्ट होंगे। और फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सेकेंडरी से टर्शियरी में शिफ्ट होते चले जाते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादातर कहाँ मिलेंगी आपको? टर्शियरी सेक्टर में, जहां पर सर्विस सेक्टर डोमिनेंट होता है। क्यों? इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सर्विसेज पहले अगर आप नोटिस करेंगे इन टर्म्स ऑफ सर्विस आपके पास क्या था, आज ई कॉमर्स वेबसाइट के बाद आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदिए उसमें 1 साल 2 साल 3 साल की वारंटी है, और वो सारी वारंटी आपकी ऑन साइट वारंटी है। तो ये क्या है, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना है। हालांकि कॉल सेंटर वगैरह तो पहले भी थे, लेकिन अब जिस तरफ जा रहे हैं वो सर्विस ओरिएंटेड फैसिलिटीज होती जा रही है। ये ऐप सर्विस क्या है, कहीं भी आपको खाना मंगा लेना है, कहीं भी आपको ग्रोसरी मंगाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मंगाना है, और इवन पहले तो कुछ दिन लगते थे आप तक पहुंचने के लिए जो दूसरी कंपनीज थी ई कॉमर्स की, लेकिन अब की सिचुएशन ये है कि 10 मिनट 7 मिनट 6 मिनट 5 मिनट लोग इस तरह कम्पीट कर रहे हैं। और मार्केट इस ढंग से कम्पीट कर रहा है कि हम 7 से 9 मिनट में आपके पास पहुंचेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि वो आपके घर के बगल में ही एक वेयर हाउस डाल लेंगे और आपकी लोकल शॉप को रिप्लेस कर देंगे कि आप बोलिए, आप बोलेंगे हम आपके पास खड़े होंगे। कुछ दिन बाद टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि आप सोचेंगे हम आपके पास खड़े होंगे, बस उसी की देर है। हालांकि वो होने में समय लगेगा, लेकिन बस वो उसी सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बस आप तुरंत ऑर्डर करेंगे, 2 से 3 मिनट में कोई आपके दरवाजे पे खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो लोकल शॉप्स को रिप्लेस कर देगा और आसपास वेयर हाउस बना लेंगे। तो ये चीज़ हो रही है करंट में। तो इसीलिए जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे सर्विस सेक्टर बढ़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि अभी आप गांव जाते होंगे, जो भी बच्चे गांव जाते हैं या जो भी बच्चे ऐसी जगह पर हैं जहां पर अभी पूरी तरह से सर्विसेज या फैसिलिटीज नहीं है, मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां पर जो टेरेंस है अप एंड डाउन है, तो अभी ऐसी जगहें हैं, मान लीजिए आप सीधे आप ग्रामीण क्षेत्र लीजिए, रूरल देखिए,
तो जो भी रूरल फील्ड है वहाँ पर अभी कोई भी सर्विस नहीं पहुँच रही है, जबकि अर्बन में और जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ तो पहुँच ही गई है, अर्बन सिटीज़ में धीरे धीरे पहुँच रही है। तो सीधी बात है कि जहाँ भी डेवलप्ड स्टेट होगा वहाँ पर सर्विस सेक्टर डोमिनेंट होगा, तो इसीलिए डेवलप्ड नेशंस में सर्विस सेक्टर डोमिनेंट होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या पैटर्न है एम्प्लॉयमेंट और उसके बीच में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि तीनों सेक्टर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना वर्कफोर्स लगा हुआ है, किस तरह से काम हो रहा है। इसके आगे का जो डिटेल है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही वो आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।